हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग कर रहे थे और मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है और इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। मोशन की वजह से इनके अंदर एक तरह की एनर्जी होती है, एनर्जी है मोशन की वजह से, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने आपको दो तरह से क्लासिफिकेशन बताया था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। हमने आपसे कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और फिर बात की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर जो होते हैं वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन तीनों स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग किए थे। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे और इसमें करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या मतलब इसका बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर? इंटर कन्वर्जन मतलब क्या होता है? एक से दूसरे में चेंज होना। और स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैटर की स्टेट्स हैं कौन कौन सी है बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन्हीं जो 3 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं इनका इंटर कन्वर्जन मीन्स सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, फिर गैस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। ठीक है, अब इंटर कन्वर्जन हमको समझ में आ गया कि कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट इज नोन एज इंटर कन्वर्जन। ठीक है, जैसे आपको ये पता भी है कि हम H2O की बात करें तो H2O आइस, आपने देखा होगा आइस, ये H2O का सॉलिड फॉर्म होता है। जो वाटर आप लोग ड्रिंक करते हैं वो H2O का लिक्विड फॉर्म होता है। और आपने वाटर वेपर देखा होगा घरों में। जो H2O वेपर होती है वो H2O का गैसियस स्टेट होता है।
ठीक है। और आपको पता है कि आइस को अगर आप हीट कर दो तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड को हीट कर दो तो वो कन्वर्ट होता है वेपर में, जो वेपर बनी है इसको अगर हम कूल कर दें तो ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। और इस वाटर लिक्विड को अगर हम लोग फ्रीज में रख देते हैं तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइस में। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यही इंटर कन्वर्जन हमको पढ़ना है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीजें हैं, क्या ऐसा हम करें कि किसी भी मैटर का स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए। जैसे कोई सब्सटेंस है, सपोज करिए कि ये चॉक है, तो ये चॉक अभी क्या है, सॉलिड है। हम चाहते हैं कि इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, फिर हम चाहते हैं कि इसी चॉक का जो लिक्विड बना है उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो देखिए ये तो हम लोग अपने डेली एक्सपीरियंस से जानते हैं ना बेटा, कि आइस से अगर आपको हमको वाटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट करने का मतलब कि हम इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया या इसको हीट किया, हीट एनर्जी दी, तो इस एनर्जी की वजह से आइस क्या हो गया, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, बाहर से लिया एनर्जी, बाहर से लेने को बोलते हैं एब्जॉर्ब किया, और इस एनर्जी को लेके ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। फर्दर आपने इस लिक्विड वाटर को हीट किया, हीट एनर्जी दी, तो ये लिक्विड वाटर फिर से बाहर से एनर्जी लेके, हीट एनर्जी लेके और कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, ठीक है। फिर अगर इस वेपर को आपने रख दिया थोड़े समय तक, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कैसे कम होता है कि इसके अंदर जो एनर्जी आई है ना, उसको ये रिलीज कर देता है। यहाँ पे एनर्जी ले रहा था, यहाँ पे इस एनर्जी को ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, रिलीज कर देगा, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। और लिक्विड को अगर आप फ्रीज में रख देते हैं, मतलब वाटर लिक्विड को आप फ्रीज में रख देते हैं, तो फिर इसके पास जो एनर्जी बची है उसको भी वो लॉस कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, आइस में। तो एक चीज समझ में आई कि हम लोग किसी भी मैटर के टेम्परेचर को चेंज करके, मैटर के टेम्परेचर को चेंज करके उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आइस का टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ये लिक्विड बन गया, और ज़्यादा टेम्परेचर बनाया, बढ़ा दिया तो ये वेपर बन गया। तो पहली बात आ गई कि हम लोग किसी भी मैटर का अगर टेम्परेचर चेंज करें तो वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। तो पहला फैक्टर हो गया टेम्परेचर, ठीक है बेटा। दूसरी क्या चीज हो सकती है, आपने कभी देखा होगा कि आइस को जब हम प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। इसी तरह से जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो हमारी एलपीजी गैस होती है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एक्चुअल में ये गैस होती है, गैस होती है, बट
हमारे गैस सिलेंडर में इतना हाई प्रेशर पे उसको फिल किया जाता है कि गैस सिलेंडर के अंदर जाके वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि टेम्परेचर के अलावा एक दूसरा फैक्टर और है प्रेशर। जिसको चेंज करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कोई भी स्टेट मैटर है तो वो 3 स्टेट में हो सकता है, और इन 3 स्टेट जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, इनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। और इनके इंटर कन्वर्जन के लिए हमको 2 काम करने पड़ते हैं। या तो हम लोग इनके टेम्परेचर को चेंज करते हैं, या तो इनके प्रेशर को चेंज करते हैं, या तो दोनों को एक साथ चेंज करके हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हमको पढ़ना है कि टेम्परेचर क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पे। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट होता है ऑन द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, शुरू करते हैं टेम्परेचर से। क्या होता है टेम्परेचर? कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज टेम्परेचर, तो क्या बताओगे आप? टेम्परेचर क्या होता है? क्या होता है टेम्परेचर? चलो मैं बताता हूं। इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस। आपके पास कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर कितनी हॉटनेस है, कितना गर्म है या कितनी कोल्डनेस है, इसी चीज को हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें हॉटनेस ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसमें हॉटनेस कम या कोल्डनेस ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस इज टेम्परेचर। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि कुछ भी अगर हम मेजर करने जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है यूनिट्स की। जैसे हमने आपको बताया था शुरू में ही कि मास क्या होता था? किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसी को हम लोग मास बोलते हैं। और मैंने आपको उसी समय बताया था कि मास की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी होती है, ग्राम होता है, बहुत छोटा है तो मिलीग्राम होता है, माइक्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, बड़ी यूनिट्स के लिए हम लोग क्विंटल देखते हैं, टन देखते हैं, तो ये सब क्या है? मास की यूनिट है। तो फिर हमें ये भी देखना होगा कि टेम्परेचर की क्या यूनिट्स होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर किन किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है, या टेम्परेचर के मेजर करने के जो स्केल हैं वो क्या क्या है? तो इसके ढेर सारे स्केल हैं बेटा। हमको यहाँ पे सिर्फ 3 स्केल पढ़ने हैं, सिर्फ 3 स्केल पढ़ने हैं हमको। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ 3 स्केल के बारे में पढ़ना है, और उसमें से जो सबसे कॉमन है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। ये इसको बोलते हैं डिग्री, और सी का मतलब सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और
तीसरा हमारे पास स्केल होता है टेम्परेचर मेजर करने का, उसमें डिग्री नहीं लिखते हैं बेटा, सिर्फ लिखते हैं केल्विन। तो ये डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और इसको बोलते हैं केल्विन स्केल। तो ये 3 स्केल होते हैं हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के। अब किसी भी बॉडी का, जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड में चाहें तो बता सकते हैं, आप चाहें तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं, आप चाहें तो केल्विन में बता सकते हैं। जैसे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप मेरा या मेरे बॉडी का मास आप बता सकते थे 60 kg, आप चाहे तो इसको ग्राम में बताएं तो 60 इंटू 1000 ग्राम, आप चाहें तो इसको मिलीग्राम में बताएं तो 60 इंटू 1000 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा मिलीग्राम। तो उसी तरह से आप टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में बता सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में बता सकते हो या केल्विन में बता सकते हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इनका इंटर कन्वर्जन एक दूसरे को, जैसे केजी को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ग्राम को मिलीग्राम में करना था कन्वर्ट, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से इनके भी इंटर कन्वर्जन का कोई फार्मूला होता होगा। कैसे, अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड पता है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट पता है डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन पता है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे, और अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड पता है तो केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। तो मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूँ जिससे हम किसी का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला आप याद रखेंगे। आपसे ये पूछा जाता है कि हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो भी डिग्री से, जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये सेल्सियस स्केल है, ये केल्विन स्केल है और ये फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड का जो स्केल होता है, इसका जो मिनिमम टेम्परेचर रखते हैं, ये सब यहाँ पे सब इनके मिनिमम टेम्परेचर होंगे, और मिनिमम टेम्परेचर जो होगा वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। हम लोग बात अभी करेंगे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर लिया जाता है वो लिया जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन स्केल में ये होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन, और फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 32। ठीक है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन स्केल में ये हो जाता है 373 केल्विन, और फ़ारेनहाइट स्केल में ये हो जाता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब जो सेल्सियस स्केल है ये है 0 to 100, 0 to 100, और इस 0 to 100 को हम लोग 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100। सिमिलरली यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है बेटा 100 ही है, तो इसको भी हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसका एक पार्ट 1 केल्विन के इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 180 है, तो इसको हमने कितने किया 100 पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी हमने 100 पार्ट में डिवाइड किया और इसको हम लोग करेंगे 180 पार्ट, 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसका एक स्केल क्या जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल। और क्योंकि इन तीनों का मिनिमम और मैक्सिमम सेम है, मैक्सिमम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मिनिमम है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो अब इनको रिलेट करेंगे तो जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है -0/100 ये बराबर होगा केल्विन -273/100 और फ़ारेनहाइट में ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट -32/180। तो ये एक जनरल फार्मूला होता है कन्वर्जन के लिए, ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों इक्वेशन आप उठा के और यहाँ पे जितना डिग्री सेंटीग्रेड दिया है रख के और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा टफ प्रोसेस है, तो आप याद करके तो रखना इस फार्मूले को, लेकिन हम एक एक को समझाते हैं कि कैसे करना होता है। इसी फार्मूले से निकल के आया है, बट आप इसको याद रखेंगे और करने के लिए डायरेक्ट जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो करेंगे। उसके लिए अगर आपको केल्विन स्केल पे कोई टेम्परेचर दिया है और उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, जैसे हम लेते चले एक साथ, जैसे मान लीजिए यही है कि 373 केल्विन है और इस 373 को हमको पता करना है कि ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में जब भी पता करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा जो भी आपके पास केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है उसमें से आप माइनस कर देंगे 273। जैसे हमें 373 केल्विन को बताना है कि डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, केल्विन का टेम्परेचर रखते हैं, कितना है 373 और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 273, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। क्या करते हैं, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जितना दिया है केल्विन उसमें से माइनस करेंगे 273, तो ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मान लीजिए कि हमको 273 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में पता करना है, तो क्या करेंगे, केल्विन कितना है 273, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए जितना केल्विन है उसमें से 273 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए बेटा।
केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए जितना केल्विन दिया है उसमें से 273 माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा आपका आंसर, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया पहला कन्वर्जन हमने पढ़ा, केल्विन को चेंज करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना आएगा, केल्विन -273, ये हमारा पहला कन्वर्जन फैक्टर हो गया। सॉरी, अब इसी फार्मूले से हम लोग केल्विन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड से। केल्विन को इधर ले आओ, सेंटीग्रेड को इधर ले जाओ, तो केल्विन बराबर हो जाएगा बेटा, आप इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है उसमें 273 ऐड कर दोगे। जैसे हम अगर आपसे कहें कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट करो केल्विन में, तो क्या करेंगे बेटा, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया है 27, और इसमें करेंगे 273, तो ये आ जाएगा कितना 300 केल्विन। ठीक है, अब कर लोगे। तीसरा हमारे पास सब कन्वर्जन आएगा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का, कि इन दोनों का कन्वर्जन कैसे करते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का, तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बताते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये आप ध्यान रखेंगे, या इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इसी फार्मूले को हम और सिंपल करके लिखें तो ये आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। परेशान नहीं होना बेटा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं है, आप इसको चाहे यूज करो चाहे इसको यूज करो, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए जो आपके एनटीएससी के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें टाइम की लिमिट होती है, तो हमें इस तरह के फार्मूले पे प्रैक्टिस करनी है जो हम आसानी से कर सकें। जैसे आप कोई टेम्परेचर बताइए, मान लीजिए हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको हमको चेंज करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करो। फ़ारेनहाइट 40 को करना है तो 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 ओरली कर सकते हो बेटा, कितना हो गया 80 माइनस 0.2। देखो यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इन दोनों में क्या है, ये 10 टाइम्स कम है, या यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये भी कैलकुलेशन आसान है। 2c कितना आया 80, तो 0.2c कितना आ जाएगा, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और प्लस 32। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। मान लो हमें 50 का करना है, आप अपने से ऐसे ही
कोई एक डिजिट लेके और चेंज करना है, प्रैक्टिस करना। 50 का करना है तो 50 का डबल कितना हो जाएगा 100 माइनस पॉइंट में, तो इसमें आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो 10 प्लस 32 ये हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 60 को करना है, कुछ समझ में आ रहा होगा आपके। अगर 60 को करना है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 60 2 जा 120 माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 12 प्लस 32। बोलो समझ में आ रहा है। मान लो हमें 37 का करना है, तो 37 का कितना होगा, इसका डबल करो तो 7 2 जा 4 और ये हो जाएगा 74, ठीक है। इसमें से माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 7.4 और प्लस में कर देंगे 32। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अपने से लेके तुम खुद कोई टेम्परेचर लेना और उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया टेम्परेचर स्केल की बात, ठीक। अब उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर देख लें जरा। सम इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, जैसे हम देखेंगे पहला टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दूसरा देखेंगे रूम टेम्परेचर, तीसरा देखेंगे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, और आपको ये याद भी रखना है बेटा। और लास्ट वन देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये सारे के सारे हम लोग जो हमारे पास तीन है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीनों स्केल में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा, तरीका बता दिया है। आपको खुद से कैलकुलेट करना है और चेक करना है जो मैंने आपको पीडीएफ में टेबल इसका दिया है उससे, कि आपने जो कैलकुलेशन किया है और मैंने जो बताया है वो सही है कि नहीं। सिर्फ मैं आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बता दूंगा, बाकी ये सब आपको अपने से फिल करना होगा और उसके बाद आप अपने कॉपी से चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत आपने जो निकाला है। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर जो लिया जाता है वो लिया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है जो एक्सपेरिमेंट में या लैब में कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, ऐसे तो आपको पता है कि सीजन टू सीजन टेम्परेचर बदलता रहता है, लेकिन जो नॉर्मल कंसीडर हम लोग करते हैं रूम टेम्परेचर वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और केल्विन में जो भी आप तरीका मैंने बताया है आपको उस तरीके से करेंगे और आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर रूम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा चेंज करके आप लिखेंगे, फिर कॉपी से चेक करेंगे और केल्विन में कितना होगा ये आप बताएंगे।
ये भी आप बताएंगे, ये भी आप बताएंगे, ये सब आपको खुद से करना है। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर effect of temperature on interconversion of state of matter, कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से जो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं वो कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये बात हम लोग करेंगे और ये हम लोग नेक्स्ट टर्म में करेंगे। थैंक यू।